हेलो एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट जिसका नाम है हाईवे इंजीनियरिंग। और हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि हाईवे में क्या क्या चीज़ हम लोग कंसीडर करते हैं और कैसे सारी चीज़ को आगे डेवलप किया जाएगा और 1 to ऑल आपको सारी चीज़ बताते हुए चले जाएंगे। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन, जो कि आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग। ओके, बेसिकली सबसे पहले जान लेते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग का पर्पज़ क्या है। देखिए, हाईवे इंजीनियरिंग का पर्पज़ ये हो गया हमारा कि कहीं पे भी हम जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हमको एक पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। जो पाथ की हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो किस हिसाब से हो सकती है। भैया मुझे वन प्लेस से अनदर प्लेस तक चाहिए तो हमें कोई ना कोई राह तो चाहिए होगा, कोई रास्ता, कोई पाथ तो चाहिए ही होगा। तो उस रास्ते को बनाने से पहले हमें क्या जानना चाहिए, हम एक अलाइनमेंट अगर जो सेट करने वाले अलाइनमेंट, देखिए एक वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत वर्ड है जिसका नाम है अलाइनमेंट। जो अलाइनमेंट हमारा यूज़ होने वाला है वो किस बेस पे यूज़ होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं भी उठा के अलाइनमेंट अपना सेट कर दें। तो उस अलाइनमेंट को फिक्स करने के लिए, सेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कुछ हमें सर्वे करने होंगे। सर्वे किस टाइप से हो सकते हैं, देखिए या तो फिर सबसे पहले वहाँ का मैप उठा के देखें, वहाँ का सबसे पहले उठा के मैप देख सकते हैं कि हाँ भैया ये हमारा मैप है, कि हाँ ये हमारा रूट सही हो रहा है, कि हाँ यहाँ पे मैं अपना अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ। तो अलाइनमेंट को सेट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या, मैप स्टडी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। देन उसके बाद हमारा मैप स्टडी के बाद जस्ट आ जाता है रिकॉग्नाइजेंस सर्वे। रिकॉग्नाइजेंस सर्वे क्या होता है हमारा, ये होता है कि हमारे बैकग्राउंड में वहाँ पे पहले से क्या चीज़ अवेलेबल थी या क्या चीज़ वहाँ पे पहले था या हो चुका है, तो उसको डिसाइड करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम लोग उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेंस सर्वे। देन उसके बाद ये दोनों जो प्रोसीजर हो जाता है, फिर हम लोग करेंगे प्री इंस्पेक्शन। प्री इंस्पेक्शन इन द सेंस ऑफ कि प्राइमरी सर्वे बोलेंगे उसको, कि प्राइमरी सर्वे हमारा हो गया। देन उसके बाद जब हमारा ये तीनों प्रोसीजर हो जाएगा, देन उसके बाद फिर हम लोग अपना लोकेशन क्या करेंगे, फाइनल कर देंगे। जैसे कि हमारा लोकेशन फाइनल हो जाएगा तो उस जब लोकेशन फाइनल करते करते उस समय हम कहेंगे कि हाँ हमारा अब सर्वे जो है वो डिटेल बेस पे हो गया है, और इसको बोलेंगे हम लोग डिटेल्ड सर्वे। ठीक है, तो एक छोटी सी लाइन लिख लेते हैं, जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, कि थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ जो इंजीनियरिंग सर्वे है उसमें अलाइनमेंट का क्या रोल है। तो अलाइनमेंट का रोल आने से पहले हमको कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले यूज़ करते हैं बिफोर फिक्सिंग द अलाइनमेंट, या फिक्सिंग बोल सकते हैं या फाइनलाइज बोल देते हैं। बिफोर फिक्सिंग द अलाइनमेंट ऑफ हाईवे वी हैव फोर स्टेजेस। कितने, वी हैव 4 स्टेजेस। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए हम अपना किसी भी उसको करने से पहले हमारे पास 4 स्टेजेस होते हैं। और कौन कौन से स्टेज होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वी हैव 4 स्टेज। कौन कौन से, जो सबसे पहले आता है हमारा वो आता है कि क्या बताया आपको, मैप स्टडी के बारे में। क्या बताया, मैप स्टडी के बारे में। देन उसके बाद हमने क्या आपको बताया था, रिकॉग्नाइजेंस सर्वे का मतलब। रिकॉग्नाइजेंस सर्वे, देखिए हम आपको ये सारी चीज़ बहुत ही इजी गोइंग वे में सब कुछ बता देंगे कि हाँ कोई दिक्कत ना हो। रिकॉग्नाइजेंस सर्वे मतलब कि हमारे बैकग्राउंड में क्या चीज़ वहाँ पहले से हुआ था, हमारे बैकग्राउंड में क्या चीज़ वहाँ पहले प्रेजेंट था। ओके, देन उसके बाद थर्ड वन हमारा आता है, थर्ड हमारा आएगा प्रिलिमिनरी सर्वे। एंड
फोर्थ वन लास्ट इज डिटेल्ड सर्वे। देखिए जो ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ये चीज़ एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, ऐसा नहीं पूछी गई है, कई बार पूछी गई है। ये चीज़ एग्ज़ाम में हमसे कई बार पूछी गई है। और ये भी पूछ लेता है कि हाँ ये सब जो चीज़ आपने लिखी है ये हो गया, वो सब इसका सीक्वेंस पूछ लेगा, इसका सीक्वेंस क्या है, मैप स्टडी, फिर उसके बाद क्या होगा रिकॉग्नाइजेशन सर्वे, क्योंकि बैकग्राउंड में क्या हमारा होता है उस सब के बारे में बताएंगे, फिर प्राइमरी सर्वे हो गया हमारा, एंड देन फोर्थ वन इज डिटेल्ड सर्वे। ये हो गया हमारा एक प्रोसीजर कि हाँ क्या क्या चीज़ हो सकता है। देन उसके बाद क्या हमारा आता है, उसके बाद हमारा आएगा कि हाँ चलो अब ठीक है हमारा इतना काम हो गया, अब क्या करेंगे, हमारा अलाइनमेंट फिक्स हो गया, अलाइनमेंट हमारा फिक्स हो गया, अब क्या करेंगे, अलाइनमेंट तो हमारा फिक्स हो गया। उस केस में लिख लेते हैं फिक्सिंग द अलाइनमेंट इन सेंटर, फिक्सिंग द अलाइनमेंट इन सेंटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अलाइनमेंट सेंटर में सेट कर लेंगे। अब सेंटर में सेट तो कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ क्या होती है, जो हमारा अलाइनमेंट होता है वो भी दो तरीके से होता है। जो पहला हमारा होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। पहला क्या होता है हमारा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। एंड जो दूसरा हमारा होता है वो होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। देखिए बहुत ही तरीके से हम इसको बताते हुए चले जाएंगे, आपको समझ में आता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया कि हाँ एक रोड कॉन्स्ट्रक्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें एक अलाइनमेंट फिक्स करना होगा। लेकिन अलाइनमेंट फिक्स करने से पहले हमको वहाँ पे कुछ चीज़ सर्वे वगैरह करना होगा, जिसमें हम लोग कहते हैं मैप स्टडी, रिकॉग्निशन सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे, देन फोर्थ वन इज फाइनल लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे। ये हम लोगों ने कर लिया। देन उसके बाद हम स्विच कर जाएंगे, हाँ अब हमारा अलाइनमेंट सेट हो गया है। वो भी अलाइनमेंट सेट करेंगे किस बेस पे करेंगे, हम लोग अलाइनमेंट सेट करेंगे एज अ सेंटर को मार्क करते हुए हम अपना अलाइनमेंट सेट कर देंगे। जैसे ही हमारा अलाइनमेंट सेट हो जाता है, देन उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ अलाइनमेंट हमारा सेट हो गया, अब हम रोड बनाने की कंडीशन में आ गए हैं। तो अब रोड की कंडीशन में अगर आ गए हैं कि हाँ भैया हमारा अब इस तरीके से यहाँ पे रोड बनने के लिए तैयार है कि हाँ अब यहाँ पे जो कुछ हमको करना है, डिजाइनिंग करनी है आगे की, वो कर सकते हैं। लेकिन हमारा अलाइनमेंट अब सेट हो चुका है। तो अब जान लेते हैं कि जो सबसे पहला रोड हमारा बना था वो कहाँ पे बना था। जो सबसे पहला रोड हमारा बना था वो रोम में बना था। कलर चेंज कर लेते हैं कि जो हमारा सबसे पहला बना था, जो सबसे पहला रोड कंस्ट्रक्शन हुआ था वो रोमन रोड हुआ था। क्या हुआ था, रोमन रोड। रोमन रोड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारा रोम में डेवलप हुआ है। इसको बोलते हैं फर्स्ट रोड ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट रोड ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसको बोलते हैं फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट रोड कंस्ट्रक्शन। इसको बोलते क्या है, ये फर्स्ट रोड कंस्ट्रक्शन है ही है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन अब इसका एक दूसरा नाम भी दिया गया है। इसका दूसरा नाम क्या दिया गया है, इसका दूसरा नाम दिया गया है एपियन रोड ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब रोमन रोड का नाम क्या है, वो रोमन रोड जो बना था उसको बोला गया था कि ये एक एपियन वे ऑफ कंस्ट्रक्शन है। क्या है हमारा, एपियन वे ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए लिख लेते हैं, कलर चेंज, एपियन वे ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये हमारा हो गया एपियन वे ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई, ये चीज़ हमारी हो गई। ये तो हो गया हमारा एक कि हिस्ट्री के जो हमारा सबसे पहला रोड बना था वो रोमन रोड बना था, जिसको हम लोग एपियन वे ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ये रोम में बना हुआ था, ये फर्स्ट रोड कंस्ट्रक्शन था। इनका एम क्या था, इनका एम ये था कि इन ऑर्डर टू मेक द सरफेस लेवल, कि हमारा जो भी क्या नाम है सरफेस है वो एक लेवल में होना चाहिए। वो लेवल में किस हिसाब से होना चाहिए, लार्ज साइज स्टोन का यूज़ करते हुए। तो इनका जो एक एम था वो ये था कि लार्ज साइज स्टोन हमको यूज़ करना है, लार्ज साइज स्टोन यूज़ करना है। और क्यों करना है, इन ऑर्डर टू
मेक द सरफेस लेवल। ओके, जो हो गई बात हमारी रोमन रोड की। अब भैया रोमन रोड तो हमारा जैसा कि देखा कि हाँ बन गया। फिर उसके बाद कई और लोग आए, उन्होंने बोला कि आपने दे दिया है, अच्छा किया है, लेकिन अब हम भी कुछ देंगे। तो उन्होंने दिया। फिर सेकंड जो आए उन्होंने बोला कि फ्रांस के लोग थे वो, उन्होंने कहा कि भैया आप लोग तो भाई रोम वालों ने दिया तो मुझे मैं तो दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है दे दो। फिर आए यहाँ पे फ्रांस के लोग। कौन है? फ्रांस के लोग आए। इन्होंने नाम दिया अपने के, जैसे उन्होंने एपियन वे ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया ना, वैसे इन्होंने बोला मैं ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन कहलाया जाऊंगा। तो इनको दे दिया गया ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन। देखिए बहुत तरीके से बता रहा हूँ, अब एक एक लाइन पढ़ते हुए चले जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। अब ये क्या चक्कर था इसका? ये भी कुछ नहीं था, ये सेम एज रोमन रोड की तरह था जो एपियन वे ऑफ कंस्ट्रक्शन था। इन्होंने भी कहा हाँ कि लार्ज साइज स्टोन होना चाहिए। तो इन्होंने भी क्या कहा कि हमारे में भी लार्ज साइज स्टोन प्रोवाइड होगा। क्या होगा? हमारा लार्ज साइज स्टोन प्रोवाइड होगा। लेकिन इन्होंने एक चीज़ कहा कि आप भैया बना तो दिए हो, लेकिन हमको स्लोप में ड्रेनेज में दिक्कत आ रही है। तो भाई ड्रेनेज में दिक्कत आ रही है तो आप स्लोप दे दो, पानी तो सरक जाएगा वहाँ से। तो चलो ठीक है दे देते। तो इन्होंने क्या किया, ड्रेनेज प्रोवाइड किया, ड्रेनेज के लिए स्लोप प्रोवाइड किया। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, प्रोवाइड थोड़ा सा सर्टेन स्लोप दिया इन्होंने, किसके लिए? फॉर ड्रेनेज, फॉर ड्रेनेज के लिए। और जैसे इन्होंने स्लोप क्या दिया, इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इन्होंने कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं किया था, इन्होंने बोला सीधे सीधे कि 1:20 का स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? 1:20 का स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं, और इन्होंने प्रोवाइड करवा दिया। ओके, देन उसके बाद इन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद एक लोग और आए कि भैया आपने भी दे दिया, अब मैं तो अपना, मेरा ईगो हर्ट हो गया, मैं भी कुछ ना कुछ दूंगा। तो फिर आगे सीधे तुरंत मेटकाफ। कौन आगे? मेटकाफ, मेटकाफ कंस्ट्रक्शन। मेटकाफ कंस्ट्रक्शन ये आ गए। इन्होंने बोला कि सब कुछ ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन की तरह ही रहेगा, बस खाली मैं ये चाहता हूँ कि जो शेप है वो डिफरेंट शेप होना चाहिए। मतलब एक ही शेप में आप सारी चीज़ें डाल रहे हैं, तो उसमें जैसे कि अब मान लीजिए हम सर्कुलर कोई चीज़ डाल रहे हैं, ऐसे 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 सेम शेप पे डाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारी थोड़ी सी गैप खाली हो जा रही है, यहाँ पे गैप खाली हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक शेप भी प्रोवाइड कर दिया जाए। तो क्या ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इनको बोला जाता है, ये एक हिसाब से मॉडिफिकेशन है, तो कह सकते हैं कि हाँ ठीक है भैया सब कुछ वैसा ही है, बस खाली एक्स्ट्रा ऐड शेप आर डिफरेंट। किससे एक्स्ट्रा ऐड है? ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन से। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए इन दोनों का मामला खत्म हो गया। फिर उसके बाद एक लोग और आए, उन्होंने भी बोला कि नहीं अब मैं भी कुछ ना कुछ बताऊंगा। उनका नाम था टेलफोर्ड। टेलफोर्ड ने बात तो सही कही थी, ये नहीं कहेंगे नहीं सही कही थी, टेलफोर्ड ने बात बहुत सही कही थी। जो टेलफोर्ड जी थे इन्होंने बात बहुत सही की। अब क्या कही वो बताता हूँ। इन्होंने कहा कि जो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन होगा हमारा, उसमें सब कुछ लार्ज साइज स्टोन करेंगे और डिफरेंट शेप भी देंगे, स्लोप भी देंगे, लेकिन हम उसमें एक प्रोवाइड करेंगे लेयर। ठीक है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा हमारा एक ऐड हो रहा है वो ऐड हो रहा है लेयर, और सब कुछ पीछे वालों की तरह है। एक्स्ट्रा का मैं लिख दिया इसलिए कि इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो रही है कि हाँ हम लेयर बनाना चाहते हैं, इस वजह से कि कोई दिक्कत ना हो। ओके, देन उसके बाद भाई साहब आते हैं मैकडम सर। वो बोलते हैं कि मैं सबका जनक बनना चाहता हूँ। सब ऐसा बोलने से तो कोई बन नहीं जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा काम ही कर दिया कि ये जनक बन गए। उसके बाद आ गए मैकडम सर।
इनका थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है, अभी बताते कैसे। इनको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ मैं। मैकडम कंस्ट्रक्शन, मैकडम कंस्ट्रक्शन, इनका ये कहना था कि भैया हम जो कुछ देंगे हम साइंटिफिक तरीके से देंगे, मेरा जो अप्रोच होगा वो साइंटिफिक रीज़न पे बेस होगा। तो क्या भैया कैसे, क्या हमारे में लार्ज साइज स्टोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब देखिए, सब में लार्ज साइज की स्टोन की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन इन्होंने कहा कि लार्ज साइज स्टोन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लार्ज साइज स्टोन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या फिर भैया क्या करेंगे, क्या हम तो जो काम करेंगे वो ग्रेडिंग के बेस पे करेंगे। किसके बेस पे करेंगे, ग्रेडिंग के बेस पे। कैसे, क्या हम डिफरेंट शेप का एंड साइज का स्टोन यूज़ करेंगे, डिफरेंट शेप एंड साइज का स्टोन यूज़ करेंगे। क्या चलो ठीक है क्या, लेकिन भाई मैं जो बता रहा हूँ बात जरूर मान लेना, क्या ठीक है। क्या ना लार्ज साइज को उतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम लार्ज साइज स्टोन का यूज़ नहीं करेंगे, बस खाली डिफरेंट शेप एंड साइज का यूज़ करेंगे। और जो मैं स्लोप दूंगा, जो इन्होंने रेशियो बताया, जो इन्होंने स्लोप का रेशियो बताया, वो इन्होंने बताया 1:36। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसलिए बता रहा हूँ। 1:36 का क्या मतलब है, 1:36 का ये मतलब है कि हमारा जो स्लोप होगा ये 1:36 के रेशियो में होगा। विद कैलकुलेशन इन्होंने सारी चीज़ कैलकुलेट करके बताई। ओके, ये हमारा डिपेंड करेगा, लिख बता देता हूँ, डिपेंड ऑन सरफेस एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ओके, ये दो चीज़ बेस पे हमारा काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात में समझ में आई। देखिए बहुत तरीके से बता रहा हूँ, आप समझते चले जाइएगा। और एक ईच एंड एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट भी करते हुए चलिएगा। ठीक, अब इसके बाद इतनी सी बात हो गई। अब क्योंकि अब हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है, क्या चीज़ है वर्किंग प्रोसेस, कौन सा कलर आप लोग के लिए लूँ, चलिए ये लेता हूँ। हाँ, जो हमारा वर्किंग प्रोसेस है, तो वी वर्क जनरली इन कंस्ट्रक्शन, वो किस पे करते हैं, वो BOT पे करते हैं। अब BOT का मतलब क्या होता है बताता हूँ आपको। BOT का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, B का मतलब होता है बिल्ड, इसका मतलब होता है हमारा ऑपरेट, एंड इसका मतलब होता है हमारा ट्रांसफ़र। ओके, हम लोग इस बेस पे जनरली काम करते हैं। ओके, ये तो हमारा क्या हो गया एक्स्ट्रा पॉइंट। देन उसके बाद हम आते हैं अपना कि जो हमारा जियोमेट्रिकल एलिमेंट है हाईवे में, वो क्या चीज़ है। देखिए बेसिकली बात क्या है कि जो जियोमेट्रिकल एलिमेंट ऑफ हाईवे क्या है। देखिए हम हाईवे पे चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, हाईवे पे चल रहे हैं, अच्छी बात है, चल रहे हैं, चलना चाहिए। हाईवे बना ही इसलिए कि हाँ हम लोग उस पर चलें। ओके, मतलब हम लोग क्या चले, हमारी लोग की कार चले। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो यूज़ होता है फ्रिक्शन का। किसका यूज़ होता है, फ्रिक्शन का, FRI, फ्रिक्शन का यूज़ होता है। फ्रिक्शन का, अब हमारा फ्रिक्शन किस हिसाब से होता है, हमारा फ्रिक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक तो एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन हो सकता है, देन फ्रिक्शन, एंड सेकेंड वन इज लेटरल
फ्रिक्शन। ओके, हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या हो गया और लेटरल फ्रिक्शन क्या हो गया। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन बेसिकली हमारा ये हो गया कि हम इस वे में जा रहे हैं और हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो कुछ नहीं, अप्लाई कर दिया तो अप्लाई कर दिया, तो हाँ अप्लाई कर दिया तो अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नोटेशन बता दूँ आपको, इसको हम लोग म्यू एंड इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू जो आती है वो 0.35 से 0.35 से 0.40 तक कंसीडर करते हैं और इसकी जो वैल्यू आती है ये 0.15 तक कंसीडर। अब ऐसा क्यों मैं बताता हूँ। अब आपका पाथ ये जा रहा था, आपने इसी कंडीशन में ब्रेक लगा दिया, आपने लॉन्गिट्यूडनल वे में लगाया है, लेकिन अब आप खुद सोचिए, आप जा ऐसे रहे और आप ऐसे मुड़ गए, आपका जो पाथ है वो इस वे में जा रहा है, लेकिन आपकी बॉडी तो इसमें तो मूव करनी चाहिए पड़े, मतलब इस डायरेक्शन में ही तो मूव करना चाहेगी। तो अब क्योंकि आप अचानक से टर्न ले लिए तो आपकी बॉडी इस डायरेक्शन पे, कलर चेंज करके बता रहा हूँ किस डायरेक्शन पे, आपकी बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन पे कहीं ना कहीं मूव करेगी, इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन में। तो जब उस डायरेक्शन में हमारी अगर बॉडी मूव करेगी तो उसको बोलेंगे हम लेटरल फ्रिक्शन। ओके, तो ये तो हो गई हमारी बात लेटरल फ्रिक्शन की, इसलिए इसकी वैल्यू हम लोग 0.15 लेते हैं और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन उसकी 0.35 से लेके 0.40 तक लेते हैं। ओके, तो एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया हुआ, एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि जैसे हमारा न्यू टायर है, अगर न्यू टायर है तो वो वेट पेमेंट पे ज़्यादा बेटर फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, एंड जो ओल्ड टायर है वो हमारा रफ पेमेंट में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब सबसे ज़्यादा इन द सेंस ऑफ कि बेटर फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इसको भी समझ लेते हैं। जो हमारा ये न्यू टायर है, ये हमारा सबसे ज़्यादा बेड पेमेंट में सबसे ज़्यादा काम करेगा। न्यू टायर वेट पेमेंट, न्यू टायर हमारा वेट पेमेंट में बेटर फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, एंड जो हमारा ओल्ड टायर होगा, ये हमारा ओल्ड टायर होगा, जो हमारा ओल्ड टायर होगा वो हमारा रफ पेमेंट पे सबसे ज़्यादा बेटर काम करेगा। किस पे? रफ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से मैं ये बातें बोल, कोई भी चीज़ फालतू बात नहीं है, जो कुछ बताऊँगा सब कुछ प्रूफ के साथ बताऊँगा। बेड पेमेंट में प्रोवाइड करते हैं। अब कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका कोई एक सरफेस है, ठीक, ये हमारा बेटर फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बेटर फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। अब कैसे करेगा, अब ये मैं आपको समझाता हूँ, ये समझाने वाली बात है, ये आपके माइंड में घुसा देगी इस बात को। अब सबसे पहले मैं समझ लेता हूँ न्यू टायर अगर हमारा, ये हमारा सरफेस है, प्लेन सरफेस है, और ये हमारा न्यू टायर है। न्यू टायर है तो इसमें ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा न्यू टायर है, इसमें ऐसे 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 खांचे बने होंगे, ठीक। अब खांचे अगर ये बने हुए हैं तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हाईलाइट करके बता रहा हूँ, इस जगह पे देखिए आपको हल्का सा गैप मिल रही है, गैप मिल रही है। इस गैप का ये कारण है कि इस गैप की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन आसानी से जनरेट हो जाएगा, एंड उसके बाद ये आराम से ट्रेवल कर, मतलब बेटर फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग सही से ट्रेवल कर सकते हैं। इस वजह से बोला गया जो हमारा न्यू टायर है वो बेटर फ्रिक्शन दे सकता है। देन अब दूसरी बात करते हैं ओल्ड टायर की। ओल्ड टायर होगा तो उसका स्मूथ सरफेस जो होगा वो तो स्मूथ होगा। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा ओल्ड टायर है, इसमें तो खांचे तो नहीं होंगे, ख़त्म हो गए होंगे ना। तो अब देखिए इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, अगर ये देखिए यहाँ पे आपको कोई भी वो नहीं मिल रहा है, मतलब कोई जगह नहीं मिल रही जहाँ पे वो फ्रिक्शन जनरेट कर पाए, इस वजह से बेटर फ्रिक्शन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकता है। देन उसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि हमारा अगर रफ पेमेंट होता है, रफ पेमेंट इन द सेंस ऑफ आपका रफ पेमेंट, अब ऐसे नहीं बता सकते ना, तो अब यहीं पे बताना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम न्यू टायर लेकर के आते हैं, ये हमारी न्यू टायर है, और ये ऐसे 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 ऐसे, ओके। अब न्यू टायर है, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, हाईलाइट देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे अगर न्यू टायर का तो खांचा उसके अंदर चला गया ना,
तो अब ये रेत है समझिए के हिसाब से, तो ये तो पूरा बालू इसके अंदर भर गया। अगर बालू पूरा भर गया है, अब इसके अंदर अगर रेत भर गया तो इसमें कोई जगह आपको मिल नहीं पाई है। अगर जगह कोई नहीं मिल पाई है तो यहाँ पे बेटर फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा। अगर अब यही देखते हैं, अगर हमारे पास ओल्ड टायर है जो जिसका सरफेस स्मूथ है, अब देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए गैप बन गया है, गैप बन गया, यहाँ पे बेटर फ्रिक्शन प्रोवाइड हो सकता है, यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे बेटर फ्रिक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। ओके, ये तो हो गई हमारी एक बात। देन उसके बाद एक और फेलियर होता है, उसको मैं आगे बताता हूँ। आगे फेलियर हमारा क्या होता है, फेलियर हमारा ये हो गया कि हमारे पास फेलियर ये हो गया, लिख देता हूँ कि दो वर्ड आते हैं हमारे पास, दो वर्ड है, कौन सा है, एक स्लिप है एंड सेकंड वन इज स्किड। अब स्लिप का मतलब क्या होता है, स्किड का क्या मतलब होता है, पहले लिख लेते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। स्लिप में क्या होता है, जो लीनियर मोशन है वो तो स्टॉप हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और जो सर्कुलर मोशन है वो एक्टिव रहता है, मतलब चलता रहता है। सर्कुलर मोशन जो रहता है वो तो एक्टिव रहता है। देन उसके बाद हमारा दूसरा आता है स्किड। स्किड में क्या होता है, स्किड में ये होता है कि हम उसका जो लीनियर मोशन है, क्या लीनियर मोशन है वो, ये तो हमारा एक्टिव रहेगा, क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, मतलब चलता रहेगा। एंड जो हमारा सेकंड आता है सर्कुलर मोशन, इसमें क्या होता है, सर्कुलर मोशन में ये होता है कि ये स्टॉप हो जाता है। अब किस बेस पे मैं ये बात कह रहा हूँ, आपको ये बात समझ में आई, नहीं आई होगी, नहीं आई तो मैं समझाता हूँ कैसे। ये इस हिसाब से होता है कि ये हमारा एक व्हील है, चलिए नहीं बन पाया है क्योंकि कोशिश करता हूँ, बना देता हूँ। सर्किल, ओके, ये हो गया हमारा ये सर्किल ये हो गया। यहाँ पे हमने, ओके एक सेकेंड, हाँ ये सर्कल हो गया हमारा। इसका क्या है, ये चीज़ जो है ये हमारा सर्कुलर मोशन हो गया, और ये हमारा हो गया एक लीनियर मोशन। क्या होगा, ये लीनियर मोशन। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सर्कुलर मोशन, हट गया, रुकिए अपनी लाइन से, सर्कुलर मोशन। ओके, अब दोनों केस में अब आपको समझ में आएगा मैं क्या चीज़ कह रहा था। मैं ये कह रहा था, क्योंकि हाईलाइट ले लेते हैं, हाईलाइट में ये कह रहा हूँ मैं, ये जो सर्कुलर मोशन है हमारा, ये सर्कुलर मोशन है, ये स्लिप की कंडीशन में तो एक्टिव रहेगा। अब देखिए स्लिप का कंडीशन क्या हो गया, स्लिप की कंडीशन में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो हमारा सर्कुलर मोशन है वो, स्लिप की कंडीशन में जो हमारा सर्कुलर मोशन है वो तो चल रहा है, लेकिन जो लीनियर मोशन जो आगे जाने वाली मतलब जो हमको आगे जाना चाहिए वो तो नहीं जा पाया, वो हमारा लीनियर मोशन हो, वो तो बंद हो गया, तो हमारी जो टायर है वो स्लिप कंडीशन में आ गई। और जो स्किड कब बोलेंगे, स्किड तब बोलेंगे जब हमारा जो सर्कुलर मोशन है वो तो स्टॉप हो गया, लेकिन आपने ब्रेक लगाया, लेकिन आपकी जो बाइक है या फिर कार है जो भी, वो आगे चलते हुए चली गई, मतलब उसका सर्कुलर मोशन तो बंद हो गया, लेकिन आपका जो लीनियर मोशन है वो एक्टिव रह गया। ये हमारा हो गया फेलियर, ठीक है, स्किड के मामले में। देन उसके बाद एक आता है हमारा नेक्स्ट बात, वो ये आता है कि हाईवे का जो सरफेस होता है। देखिए अब स्लिप और स्किड की बात हुई है तो हाईवे की सरफेस की बात होनी चाहिए। हाईवे की सरफेस की बात किस हिसाब से होनी चाहिए कि जो हमारा हाईवे का सरफेस होगा, इसमें अनइवननेस को मेजर करने के लिए कोई ना कोई तो हमारे पास यंत्र होना चाहिए ना। उस यंत्र का नाम है बम्प इंटीग्रेटर। क्या है, अनइवननेस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यंत्र है, कलर चेंज करके बताते हैं यंत्र का नाम
उस यंत्र का नाम है बम्प इंटीग्रेटर। बम्प इंटीग्रेटर। अब इसका क्या मतलब होता है बम्प इंटीग्रेटर का मतलब? बम्प इंटीग्रेटर एक यंत्र है जिसका मतलब ये है कि हमारा 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब आप 1 किलोमीटर में 150 सेंटीमीटर अगर आपका मेजरमेंट आ रहा है तो इसका मतलब कि हाँ ठीक है, यहाँ तक हमारी रोड ठीक है, गुड कंडीशन में। अगर कुछ ज़्यादा है तो फिर उस कंडीशन में इसका एक क्राइटेरिया दिया हुआ, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि IRC इसमें बोलती है। IRC ये कहती है कि दिस वैल्यू इज लेस देन 150 सेंटीमीटर पर 1 किलोमीटर, सो इट इज़ ए गुड पेवमेंट। अगर 150 सेंटीमीटर से कम है तो ये हमारा गुड पेवमेंट के कंडीशन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसकी कुछ कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है मैं आपको बताता हूँ। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ये हम लोग कर रहे हैं हाईवे सरफेस, ठीक है। जो इसका वो बता देते हैं, देखिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। इसमें दिया हुआ है कि अगर 150 सेंटीमीटर से कम है तो ये गुड कंडीशन में है। अगर ये 150 से 250 तक आ रहा है, सेंटीमीटर में सारी वैल्यूज हैं, तो ये सेटिस्फाइड है। एंड 250 से 320 तक आ रहा है सेंटीमीटर, तो ये हमारा बैड कंडीशन में है। ओके, अगर ये 320 से ज़्यादा आ गया, ग्रेटर देन 320, अगर ये 320 से ज़्यादा आ गया तो ये हमारा हो गया अनसेफ कंडीशन में। किसमें हो गया ये हमारा? अनसेफ कंडीशन में। ये तो हो गया हमारा कि हाईवे के सरफेस को मेज़र करने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, जो इसमें एक वैल्यू दी गई है, ये हाँ इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ होनी चाहिए। ओके, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमें आपको बात समझ में आ गई ना? ठीक है। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट देखते हैं वो देखते हैं कि जो हमारा रोड का जो ज्योमेट्रिकल एलिमेंट है वो एक कैम्बर क्या, जो अभी हम लोगों ने इससे पहले बात की हुई थी थोड़ी देर पहले कि हाँ एक स्लोप प्रोवाइड करना चाहिए, वो भी स्लोप का क्या मतलब है, उस स्लोप का क्या मतलब है उसके बारे में बताएंगे कि स्लोप और क्या चीज़ कैसे क्या है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए हम आपको एक नोट के बेस पे बता रहे हैं कि आप वो चीज़ लिखते हुए चलिए। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ आप नोट नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। एक नोट पूरा फॉर्म आपको जनरेट करा देंगे, ठीक है। जो हमारा रोड है वो ज्योमेट्रिकल एलिमेंट में आता है। जो हमारा सबसे पहले रोड के ज्योमेट्रिकल एलिमेंट में क्या आता है, पहले कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कैम्बर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कैम्बर क्या होता है? कैम्बर हमारा जनरली क्या होता है, एक ये ट्रांसवर्स स्लोप होता है। क्या होता है? ट्रांसवर्स स्लोप होता है। इसका क्या मतलब होता है? ट्रांसवर्स स्लोप एक ये ऐसा स्लोप हो गया कि हाँ जिसपे हम आराम से क्या नाम है, विच इज बीन प्रोवाइडेड टू रिमूव द रेन वाटर। क्या करेंगे हम, जो रेन वाटर है उसको आराम से रिमूव कर सकते हैं। जो बारिश होगी उसके आराम से रेन वाटर को रिमूव करने के लिए काम होता है। किसने कहा था? मैकएडम ने कहा था। उन्होंने टाइप्स ऑफ सरफेस एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल के बारे में बताया था कि हाँ हमारे जो टाइप्स ऑफ सरफेस है या अमाउंट ऑफ रेनफॉल है उसके बेस पे क्या प्रोवाइड करेंगे, जो रेशियो है वो किस रेशियो में स्लोप प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में मैकएडम ने बताया हुआ था बाकायदा। लेकिन अब कैम्बर की अगर बात आई है तो कैम्बर के बारे में ये जान लीजिए कि ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्ट्रेट लाइन कैम्बर। पहला होता है स्ट्रेट लाइन कैम्बर। एंड जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं पैराबोलिक कैम्बर। पहला हो गया स्ट्रेट लाइन कैम्बर एंड दूसरा हो गया पैराबोलिक कैम्बर। अब स्ट्रेट लाइन कैम्बर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कैम्बर क्या होता है? ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। ये बेसिकली होता है रिजिड पेवमेंट। क्या होता है ये? हमारा ये होता है रिजिड पेवमेंट। ये हो गया हमारा रिजिड पेवमेंट। ओके, ये हो गया हमारा क्या? रिजिड पेवमेंट। एंड यहाँ पे क्या होता है कि
ये हो गया हमारा रिजिड पेमेंट। अब ये स्लोप इस तरीके से प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन इसमें जो व्हीकल है ना, ये हाई स्पीड की व्हीकल मूव नहीं कर सकती है। क्यों नहीं मूव कर सकती है? क्योंकि अभी इस डायरेक्शन से इस लेन में अगर जाना होगा आदमी को तो नहीं जा सकता है। इस वजह से इसको कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इसको रिजिड पेमेंट के बेस पे जानते हैं कि हाँ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड, जहाँ पे हाई व्हीकल प्रोवाइड मतलब हाई स्पीड व्हीकल निकलती है वहाँ पे हम लोग रिजिड पेमेंट नहीं देते हैं जनरली। ओके, और इसका जो स्लोप है, ये जो स्लोप है वो इस हिसाब से प्रोवाइड करते हैं कि इसका जो पानी है इधर वाला इस डायरेक्शन पे, इधर वाला इस डायरेक्शन पे आराम से ड्रेन आउट हो जाए। देन उसके बाद आता है हमारा पैराबोलिक। पैराबोलिक ये इस बेस पे होता है। इस पे क्या होता है, ये सबसे पहले इसका जान लेते हैं ये क्या मतलब है। ये फ्लेक्सिबल एक सेकंड, फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है और यहाँ पे हाई स्पीड व्हीकल मूव कर सकती है, इसीलिए बनाया जाता है फ्लेक्सिबल पेमेंट। ओके, अब जो हम सरफेस की बात करते हैं उसको बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट के बेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के बेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनरली। देखिए क्या है, ये हमारा हो गया सरफेस। ओके, ये हो गया हमारा लाइट रेनफॉल। देन उसके बाद आता है हमारा हैवी रेनफॉल। क्या मतलब हुआ, अगर मान लीजिए हमारा जो सरफेस है वो सीमेंट कंक्रीट का है, तो इसकी जो वैल्यू होगी लाइट रेनफॉल की वो 1.7% से ले करके 2% तक प्रोवाइड करेंगे। और अगर मान लीजिए बिटुमिनस की हमारा सरफेस है, बिटुमिनस का है सरफेस, तो इसमें 2 से 2% से 2.5% तक आसानी से प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा देन थर्ड आता है वाटर बाउंड मैकेडम, इनके अकॉर्डिंग 2.5% से ले करके प्रोवाइड करेंगे 3% तक। अगर मान लीजिए रफ सरफेस है हमारा, क्या है हमारा रफ सरफेस है, अगर रफ सरफेस है तो इस बेस पे अगर देखा जाए, रफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारा 3% से हेलो गुड आफ्टरनून सर, मैं आईटीसी भी आपसे बात कर रहा हूँ, मिस्टर शुभम कुमार। क्या मेरी बात अविनाश श्रीवास्तव जी से हो पा रही है? हाँ बोल रहा हूँ, बताइए सर। यस सर, आपने आईटीसी का ये जो हमारा रफ पेमेंट होगा ये 3% से लेकर के 4% तक प्रोवाइड किया जा सकता है। ओके, ये तो हमारा हो गया एक कैम्बर के बारे में कि हाँ हमारे टाइप्स ऑफ रेनफॉल के हिसाब से या टाइप्स ऑफ सरफेस के हिसाब से कैसा कैसा हमें स्लोप प्रोवाइड करना है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, वो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक थोड़ा सा और है, देन उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे से कई सारी चीज़ दूसरी चीज़ देखेंगे। ठीक है, जो हमारा एक और आता है उसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे जनरली मीडियन या ट्रैफिक सेपरेटर। क्या बोलेंगे, मीडियन या ट्रैफिक सेपरेटर। लिख लेते हैं मीडियन और ट्रैफिक सेपरेटर, मीडियन और ट्रैफिक सेपरेटर, मीडियन एंड ट्रैफिक सेपरेटर। अब इसका क्या मतलब होता है कि हमारा कोई रोड जा रही है उसके बीच में हम क्या मीडियन या फिर एक कोई ट्रैफिक सेपरेटर प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो मिनिमम कितनी होती है, वो जिसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमम। हमारी जो ये वैल्यू होगी वो कम से कम 1.2 मीटर की विड्थ चौड़ाई होनी चाहिए। देन उसके बाद आते हैं हमारे डिजायरेबल वैल्यू। इस वैल्यू का क्या मतलब है, इसका ये मतलब हो गया कि ये हमारा 5 मीटर विड्थ प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन इन हाईवे, अगर हमारी कोई हाईवे बन रही है तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा गया है कि हमें 3 मीटर कम से कम देना ही देना है। कितना देना है, 3 मीटर के अराउंड प्रोवाइड करना ही है। देन ऐसे ही हमारा एक जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है, नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है उसको बोलते हैं
शोल्डर के बारे में भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेता हूँ। अच्छा ओके, शोल्डर, शोल्डर हमारा क्या होता है, ये एक इमरजेंसी लेन होती है। क्या होती है, इमरजेंसी लेन। शोल्डर आर बेसिकली प्रोवाइड अलोंग द एज ऑफ द रोड। क्या करते हैं, इसको किसी एक एज के अलोंग में प्रोवाइड करते हैं, दीज वर्क एज अ इमरजेंसी लेन, जिसमें हमारा मूवमेंट अलाउ बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ये इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या होती है, एक हमारी इमरजेंसी लेन होती है, इमरजेंसी लेन होती है, और इस पे मूवमेंट नॉट अलाउड होता है, मूवमेंट नॉट अलाउड। ओके, अब इसकी भी एक वैल्यू होती होगी, इसकी जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 2.5 मीटर। कितनी होती है, 2.5 मीटर। एंड जो हमारी डिजायरेबल वैल्यू होती है विथ होती है ये होती है 4.6। ये एक व्हीकल के जो चौड़ाई होती है उसी के बराबर होती है, लेकिन उतनी तो दे नहीं सकते ना हमको, इसलिए नहीं देनी होगी क्योंकि अब मान लीजिए उसी के बराबर देते हुए व्हीकल रुकी हुई, आदमी उतर रहा है, बैठ रहा है, गेट खुल रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ वो भी थोड़ा बहुत ऐसे बिल्कुल नहीं दे सकते, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा करके दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि विथ की बात आई है तो बता दें कि विथ ऑफ द रोड कितना हो सकता है। विथ ऑफ द रोड की बात बगल में ही कर लेते हैं, यहीं पे यहाँ पे जो हमारी विथ ऑफ द रोड होगी, मिक्स हो गया, विथ ऑफ जो हमारी रोड होगी वो डिपेंड करेगा हमारे नंबर ऑफ लेन के ऊपर। ओके, इस हिसाब से अगर मान लीजिए जो हमारा अगर मान लीजिए सिंगल लेन है, सिंगल लेन की अगर रोड है तो ये हमारी 3.75 मीटर आएगा। अगर हमारा उसके बाद आता है 2 वे लेन, ठीक है, अगर हमारा 2 लेन की रोड है, अगर 2 लेन की अगर रोड है तो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे 3.5 के हिसाब से देखा जाए तो 7 मीटर करेंगे। ये रहेगा हमारा आउट कर्व, इसमें कर्व इंक्लूडेड नहीं है। अगर मान लीजिए 7.5 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 7.5 मीटर ले लेते हैं, तो ये हमारा विथ कर्व हो जाएगा। क्योंकि इस साइड 0.25 का देंगे तो हमारा 0.5 मीटर के अराउंड आएगा। अगर इन केस हमारा मल्टी लेन है, क्या है, अगर इन केस हमारा मल्टी लेन है तो 3.5 मीटर, एक से 3.5 मीटर पर लेन के हिसाब से प्रोवाइड करेंगे। ये तो हो गई हमारी एक बात। ओके, ये तो जनरल बात हो गई। अब हम आपको एक थोड़ा सा एक बता देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अगर यहाँ तक क्लियर हो गई है तो एक छोटा सा एक जो बताने जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। एक ये बना हुआ है, उतना अच्छा नहीं बना पाया हूँ, कहाँ गया, हाँ यहीं पे आप समझ लीजिए। ये देखिए फिर से बनाते हैं, हाँ ये सही बन गया है। ये हमारा हो गया कैरिज वे, इतना ज़्यादा भी नहीं रहेगा। ये फ्लेक्सिबल पेमेंट मतलब जिसमें हमारी गाड़ी मूव करेगी। ओके, ये हमारा हो गया कैरिज वे। ओके, इस पे हमारी गाड़ियाँ मूव करेंगी आराम से। देन उसके बाद प्रोवाइड करते हैं शोल्डर, जिसको इमरजेंसी लेन, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। क्या बताया है, ये हमारा हो गया शोल्डर। ओके, दोनों तरफ एज इट इज होगा। देन उसके बाद हमारी थोड़ी सी मार्जिन होगी। क्या होगी, मार्जिन। मार्जिन किस हिसाब से होती है, देखिए आप कभी देखे होंगे रोड के किनारे से, देखिए जब यहाँ तक पूरा ऐसा हल्का सा स्लोप होता है, फिर ऐसे करके फिर अपना ये एरिया चला जाता है। एज इट इज़ इधर भी होगा, क्योंकि रोड तो मिरर के इसमें ही बनेगा ना, कि हाँ दोनों चीज़ मिरर हो। अब देखिए उतना सही नहीं बन पाया, लेकिन हाँ ठीक है, आपके समझने के लिए बना दिया है मैंने। ओके, ये बात हो गई। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये बात है
कि ये हमारा यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के कलर चेंज कर देता हूँ सबसे पहले। ये तो सेम कलर हो गया, ये लेते हैं। ये चीज़ हमारा हो गया, क्या हो गया, फॉर्मेशन। कैरिज वे प्लस शोल्डर को बोलेंगे फॉर्मेशन, कैरिज वे इसको बोलेंगे हम फॉर्मेशन। देन जिसको मार्जिन, और ये चीज़ जो होती है, ये पोर्शन जो होता है ये हमारा मार्जिन होता है। जब हम क्या करेंगे, मार्जिन, शोल्डर और कैरिज वे, फिर शोल्डर, फिर मार्जिन, जब इन सारी चीज़ को कंसीडर कर लेंगे, इन केस की वेट, ये हमने बताया कि ये फॉर्मेशन हो गया हमारा। और जो यहाँ से पूरा मार्जिन को, मार्जिन ये इतना हो गया मार्जिन, फिर ये हो गया हमारा इतना शोल्डर, फिर ये हमारा हो गया कैरिज वे, फिर ये हमारा हो गया शोल्डर, देन फिर ये हो गया हमारा क्या, मार्जिन। इन सारी चीज़ को बोलेंगे राइट ऑफ वे। ओके, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इसको बोलेंगे हम राइट ऑफ वे। इसके आगे हमारा चला जाएगा बिल्डिंग लाइन या कंट्रोल लाइन, बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो तो आगे चलाएगा, मतलब जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन में आएगा वो यहीं तक पूछा जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, ये यहाँ तक आ गया है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे हम आपको देने वाले हैं एक, मतलब साइड डिस्टेंस के बारे में लेक्चर, जो कि आपको देख के, सुन के, समझ के मज़ा आ जाएगा कि किस हिसाब से ये चीज़ डिज़ाइन की गई है, किस हिसाब से बताया गया है, किस हिसाब से ये चीज़ होती है, एक्चुअल में होती है। जो लोग अभी इससे पहले नहीं पढ़े होंगे उन लोगों को नहीं आइडिया होगा, लेकिन मैं ये चीज़ पक्का कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, जब भी आप ड्राइव करेंगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन आ जाएगी कि हाँ मैंने ये पता था, ये ऐसी चीज़ हो रही है, ये चीज़ ऐसी हो रही है, कि मतलब आपको विजुअलाइज होगा कि आप बाइक चलाएंगे या कार चलाएंगे तो भी आपको विजुअलाइज होगा कि हाँ ये चीज़, आप आगे सामने ऑब्जेक्ट देखते ही बता देंगे कि हाँ भैया मुझे इतनी देर में रोकना है, मन ही मन कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। और आगे से मतलब आपको ऐसे लेक्चर प्रोवाइड होते रहेंगे। अब अगला जो हमारा लेक्चर आने वाला है वो साइड डिस्टेंस के ऊपर रहेगा। ठीक है, देखते हैं, और जैसा भी आगे रिस्पांस आप लोगों का रहेगा उसी के आगे हम अपने सब्जेक्ट को इंक्रीज़ करते हुए चले जाएंगे। अदरवाइज ये हमारा हाईवे का सब्जेक्ट तो कंप्लीट होगा ही होगा। ओके, थैंक यू।